दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 7 हमारा देश भारत। यह चैप्टर अपने देश भारत के संबंध में जानकारी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के अध्ययन से आप जानेंगे कि अपने देश की स्थिति और अवस्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, पड़ोसी देश कौन से हैं। इसके अलावा भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन अर्थात भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार किया गया है अर्थात भारत को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो ये भारत की चौहद्दी का वर्णन पहले सेंटेंस में किया गया है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। दोस्तों, हिंद महासागर जो है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो एक शब्द आपके लिए आया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो तीन तरफ से जो घिरा हुआ है भारत का जो हिस्सा वो स्थली भाग, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी भारत का जो क्षेत्रीय विभाजन है, स्थल रूप है विभिन्न प्रकार का और असमान है। यहाँ पर पर्वत भी हैं, मरुस्थल भी है, मैदान हैं, पठारी सतह है और तटीय भाग और द्वीप समूह भी है। यहाँ की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी भिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। और एक प्रकार से जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी जो है इसमें 120 करोड़ से अधिक, तो वर्तमान में 130 करोड़ के लगभग है और यह चीन के बाद दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो आपने इसमें जाना कि भारत क्या है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसकी चौहद्दी जान ली है कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। इसके अलावा जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर आती है। स्थिति क्या है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। शुरुआती चैप्टर में हमने गोलार्ध के बारे में पढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी जो है वो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो भारत की स्थिति जो है दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ये देश के लगभग बीचों बीच से या मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और इसी प्रकार पश्चिम से लेकर पूरब तक यानी भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूरब और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे कि जो भारत की मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसके अलावा जो देशांतरी स्थिति है भारत की, वो इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ये आपको बताना है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। इसके कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था और इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे के आसपास का होता है। इसी को इस देशांतरी विस्तार के कारण जो समय या जो स्थानों के बीच की दूरी में समय का अंतर हो सकता था, उसी को समायोजित करने के लिए भारत के बीचों बीच से एक ऐसी देशांतर रेखा मान ली गई है जिसे कि मानक समय या भारत का मानक समय कहा जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न है ब्लू बॉक्स में कि क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरब से पश्चिम में विस्तार अधिक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन हैं और कनाडा में 6 टाइम जोन हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय हैं, कनाडा में 6 मानक समय हैं। और क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो दोस्तों, रूस में सर्वाधिक टाइम जोन स्थित हैं। यहाँ पर रूस में 11 टाइम जोन या मानक समय माने गए हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भले ही देशांतरी विस्तार 29 डिग्री है, उसके बाद भारत में जो अंतर है उसको समायोजित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। तो ये जो 2 घंटे का अंतर है दोस्तों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर हैं उनके कारण भारत का जो समय है पूरब और पश्चिम, वहाँ पे मिला के 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। और आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। ऐसा क्यों माना गया है? तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे भारत का मानक समय माना गया है ताकि जो समय है उसकी एक रूपता बनी रहे। अब आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं 7 देशों की स्थलीय सीमाएं से जुड़ी हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? तो उनका क्रम मैं बता देता हूँ। उनका क्रम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये जो क्रम मैंने बताया है, ये 7 देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये ऐसा क्रम है, इसमें ये इस प्रकार से क्रम को सुनिश्चित किया गया है या इनका क्रम ऐसे बनाया गया है कि जिस देश की स्थलीय सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक टच करती है, वो पहले नंबर पे है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे बड़ी सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और उसके बाद अंत में अफ़गानिस्तान से बहुत कम, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वाखन गलियारे के आसपास का एरिया है। अफ़गानिस्तान से बहुत कम सीमा रेखा भारत की टच करती है। ये भारत का मैप है दोस्तों। भारत का मैप देखिए, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और ये चीन का बड़ा हिस्सा है, फिर म्यांमार है आपका। अब
ये भारत का राजनीतिक मैप है। इसमें राजनीतिक प्रशासनिक मैप है वो दिखाया गया है यहाँ पर आपकी समझ के लिए। ये भारत का राजनीतिक मैप है। आपको बताना है कि कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। तो मैं एक दो देशों को बता दे रहा हूँ, जैसे नेपाल है, भूटान है, इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा और कोई देश है, इसके बारे में आपको बताना है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप भी हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं स्थल से नहीं बल्कि जलीय सीमा हमसे साझा होती है। और पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जल संधि और स्थल संधि क्या है, ये हमने पहले के चैप्टर में बात कर लिया है कि जल संधि क्या होती है और स्थल संधि क्या होती है। अगर आप पिछले अध्याय को आपने पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, और हमें अपेक्षा है कि आप इसका उत्तर जल संधि क्या है और स्थल संधि क्या है उसको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। अब आइए देखते हैं भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन यानी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो है वो भारत का किस प्रकार से किया गया है। तो भारत एक विशाल देश है। हमने पहले ही सेंटेंस में पढ़ा था कि भारत एक बड़ा देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है, और दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार किया गया है राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन के बाद। तो राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में जिस समय हम लोग हैं, इस समय 2020 की स्थिति, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भौतिक विभाजन किस प्रकार किया गया है इसको भी आसानी से शार्ट में समझ लेते हैं। जो हमारा फिजिकल डिवीजन है भारत का वो किस प्रकार से है। तो भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियां हैं विभिन्न प्रकार की हैं। ये आकृतियां या स्थल रूप जो होते हैं वो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तटीय भाग हैं और द्वीप समूह हैं। सबसे पहले उत्तर में बर्फ से जो ढका हुआ हिमालय है ये प्रहरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय इसका मतलब होता है बर्फ का घर, और हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में जो हिमालय पर्वत के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर या विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा आदि स्थित हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल जो बीच का श्रेणी है उसे कहते हैं। ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और बहुत से लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित हैं। 5 ऐसे पहाड़ी स्थानों के नामों का पता लगाइए जो यहाँ पर मध्य हिमालय में स्थित हैं। इसके अलावा दक्षिण में जो सर्वाधिक सबसे दक्षिण में स्थित है या जो भारत की तरफ जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे शिवालिक कहते हैं, और ये हिमालय की दक्षिणी श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में जो एक भौतिक विभाजन में एक हमने पढ़ लिया उत्तर का पहाड़ी भाग या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ लिया जो कि हिमालय है, और हिमालय 3 भागों में विभक्त है। हिमालय पर्वत श्रेणियों को 3 भागों में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक यानी दक्षिण हिमालय में बांटा गया है। इसके अलावा जो दूसरा भौतिक विभाजन है वो है उत्तर का मैदानी भाग, यानी हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। उत्तरी मैदान, ये मैदान समतल है और सपाट है, और ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के द्वारा बनाए गए ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, और यही कारण है यहाँ पे रहन सहन की परिस्थितियाँ अच्छी हैं, संतुलित वातावरण मिलता है, जिस कारण इन मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है।
इसके अलावा भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारतीय महामरुस्थल जो राजस्थान का क्षेत्र है उसे कहा जाता है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है जिसे कि थार का रेगिस्तान कहा जाता है। थार का रेगिस्तान का विस्तार दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों में है। यहाँ वनस्पति की मात्रा कम होती है। इसके अलावा उत्तरी मैदान में, जो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में जो तीसरा विभाजन किया गया है, तो ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में, हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, तो पहले पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर के मैदान, और उसके बाद उसके दक्षिण में दोस्तों, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कमोबेश त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, त्रिभुजाकार है, इसके पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, कटा फटा और असमान है। और इन पठारों में कई प्रकार के खनिज जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि पठारों का महत्व क्या है। तो दोस्तों पठार जो होते हैं वो खनिजों की दृष्टि से अत्यंत संपन्न और समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं जिनमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी हैं। जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा किसे कहते हैं? तो दोस्तों डेल्टा यहाँ पे आपको एक ब्लू बॉक्स में है, डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना या डेल्टा कहते हैं। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्षों की अधिकता है जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा जैसा कि हमने पहले कहा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। इसके अलावा एक ब्लू बॉक्स में और भी एक तथ्य है, प्रवाल किसे कहते हैं? तो प्रवाल या कोरल रीफ जो है दोस्तों, प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब ये जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हमने भौतिक विभाजन को देख लिया। उत्तर का पर्वतीय भाग, उसके अलावा उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, पूर्वी पश्चिमी मैदान है और एक क्षेत्र जो हमारा जो मैदानी क्षेत्र में आता है लेकिन वो बड़ा महामरुस्थल है भारत का जिसे कि थार का रेगिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। 2 द्वीप समूह कौन है? एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है, ये केरल तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो 2 द्वीप समूह हैं भारत में, एक है लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
इसमें एक प्रश्न है कि क्या आपको पता है कि इन द्वीप समूहों में से 2004 में जो सुनामी आई थी उनसे कौन सा प्रभावित हुआ था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का काफ़ी बड़ा हिस्सा सुनामी से प्रभावित हुआ था। और आपने उस समय देखा भी होगा कि सुनामी ने भारतीय तट पे रहने वाले लोगों के जनजीवन और जान माल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था और ये बड़ी विभत्स और दानवी प्रकार की सुनामी थी। सुनामी क्या है? तो दोस्तों, सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप आने के कारण उत्पन्न होते हैं और इसकी लहरें कई 100 फीट की ऊंचाई तक आती हैं। और इसके अलावा आसपास या तटीय क्षेत्रों में जो चीज़ें हैं उनका भयंकर विनाश करती हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समुद्र में उठने वाली लहर या भयानक तरंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस चैप्टर में आपने देखा हमारा देश भारत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रारंभिक जानकारी के लिए, अपने देश की अवस्थिति के बारे में कि हमारा देश कहाँ स्थित है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। इसके अलावा भारत को कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इन सब की जानकारी के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।